बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इससे पहले हमने कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ा था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर ये दोनों तस्वीरों से कुछ याद आ रहा है आपको? लाइन स्पेक्ट्रम और क्लासिकल थ्योरी। उसने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या होता है, एनर्जी अमिट करता है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। दो बातें उसने कही थी रदरफोर्ड ने, और ये उसके डिफेक्ट्स में शामिल थी। अब ये जो डिफेक्ट थे, इन डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या इन डिफेक्ट को सही करने के लिए फिर बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की। यानी कि इट मीन्स बोहर ने अपडेट किया है किसको? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो मिस्टेक्स थी वो इसको ठीक करेगा। इन 1913 के अंदर बोहर प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, उसके कुछ फाइव पास्टुलेट्स हैं जो उसने उसके अंदर बताए हैं। तो सबसे पहला पास्टुलेट क्या है कि हाइड्रोजन एटम कॉन्सिस्ट, यानी एक्सपेरिमेंट उसने किसके ऊपर किया? हाइड्रोजन एटम। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखो कि बोहर एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? उसकी वजह बता सकते हो आप लोग? क्योंकि पहला ही है। तो सिंपल चीज, जब भी कोई मुश्किल काम करते हो पहले सिंपल चीज से शुरू करते हो, आसान चीज से। तो हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सप्लेन करना इजी होता है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ है टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट को देखो मैंने जरा बड़ा कर दिया है, ऑफ रेडियस आर। अच्छा, सबसे पहले साइंटिस्ट था बोहर जिसने इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूमते हैं उसने उसको ऑर्बिट का नाम दिया। और ये बोर्ड में एमसीक्यू आता है कि वो साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने ऑर्बिट का नाम डिस्कवर किया या ऑर्बिट के बारे में बताया। तो कौन था वो? बोहर था। तो रदरफोर्ड नहीं लिखना आपने। तो बोहर जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एटम के ऑर्बिट का या शेल का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको रदरफोर्ड याद हो, उसने कहा था कि रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन उसने ऑर्बिट का नाम दिया नहीं दिया। उसने जस्ट ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बस। उसने ये नहीं कहा था कि वो ऑर्बिट में घूमता है। बोहर जो था उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में या शेल में घूमता है। अब आप ये देखो अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन, और ये हमारा क्या हो गया? ऑर्बिट। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? और ये खास रेडियस, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो आर, यानी फिक्स रहेगा। अगर आपको रदरफोर्ड का याद हो, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि फॉल इनटू द न्यूक्लियस। वो कह रहा था कि ऑर्बिट छोटा होता रहता है, रेडियस छोटा होता रहता है। ये कहा था ना उसने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाता रहता है। लेकिन ये कहता है नहीं, वो एक खास रेडियस पे है, उसका न्यूक्लियस से खास डिस्टेंस है, जो कम नहीं होगा ना ही ज़्यादा होगा। अब देखो, पहली मिस्टेक ठीक हो गई। उसने कहा था कम होता रहता है, ये कहता है नहीं, ऐसा काम नहीं होगा, बल्कि वो खास डिस्टेंस पे है, रेडियस के ऊपर है। ठीक है, ये किसने कहा था? बोहर का पहला पास्टुलेट। सेकंड पास्टुलेट देखते हैं, उसके अंदर उसने क्या फरमाया है। अच्छा, सेकंड है ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। अच्छा, बोर्ड में ये डेफिनेशन आती है व्हाट इज क्वांटाइज। हालांकि देखो सिर्फ दो तीन लफ्ज ही हैं। क्वांटाइज का सिर्फ दो लफ्ज जेब में रखो, फिक्स्ड एनर्जी, एनर्जी चेंज नहीं होती। क्वांटाइज का मतलब क्या है? कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, लेट करो ये आपका ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कहता है जब वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, तो कहता है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। पहले लेट करो पहला ऑर्बिट है तो E1 5 है तो 5 ही रहेगी, ना 5 से कम होगी ना 5 से। ये किसने कहा?
बोहर ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? अमिट बदलती नहीं, अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन मिट एनर्जी। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड। इसका मतलब उसकी बात बिल्कुल ओपोजिट कर रहा है। वो कह रहा है कि लगातार कंटिन्यूसली वो मिट करेगा, लेकिन बोहर क्या कह रहा है कि नहीं, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वो चेंज अगर 5 है तो 5। अगर लेट करो कोई दूसरे ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है, तो दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है। जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। दूसरे ऑर्बिट में फॉर एग्जाम्पल 9 है, तो वो 9 ही रहेगी, ना 9 से कम होगी ना 9 से। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी रिमेन फिक्स, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इसको क्वांटाइज बोलते हैं। ये सेकंड हमारा पॉइंट था बोहर का। आसान तो नहीं है? अच्छा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, इट डज नॉट रेडिएट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी, कहता वो ना तो एनर्जी खारिज करेगा ना ही जज़ब करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। वो हम बाद में बात करते हैं, चलो इसको पहले समझ लो, फिर आपको ज़्यादा इजीली ये वर्डिंग सारी समझ में आ जाएगी। अच्छा, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो पहले ऑर्बिट में है। कहाँ पे है? उसमें। और पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी? 5। और वो इसी में रहता है। और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी? 9 थी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, होती नहीं है इतनी। अच्छा, कहता है कि जब तक ये अपने ऑर्बिट में रहेगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी 5 है ना, तो 5 रहेगी, ना 5 से कम होगी ना ज़्यादा होगी। एज लॉन्ग एज, जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेगा, उसकी एनर्जी ना वो एनर्जी लूज करेगा ना ही। रदरफोर्ड ने कहा था कि वो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है वो लूज करता है। ये कहता है कि जब तक किसी ऑर्बिट में है, वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा, यानी कि ना रेडिएट करेगा ना ही गेन करेगा, यानी कि एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रहेगा। अगर उसकी 5 है तो 5 रहेगी, ना 3 होगी ना 7 होगी। अगर 9 है तो 9 ही रहेगी, ना 6 होगी ना 10 होगी। समझ आ रही बात की? ये कब होगी वो देखो जरा। अच्छा, लेट कर लो ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है? इसे बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, कम एनर्जी लेवल। ये दूसरा ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी कितनी है? 9। ये हमारा पहला ऑर्बिट कौन सा होता है? लो एनर्जी लेवल। और दूसरा ऑर्बिट क्या होता है? अब आपको एक नई चीज आई है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल, तीनों का मतलब एक ही है। यानी कि ये ऑर्बिट, ये रेड कलर के ऑर्बिट नजर आ रहे हैं ना, ऑर्बिट को मैं कहता हूँ एक रोड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। जिस तरह आपकी गाड़ियां भागती है ना यहाँ पे सड़क के ऊपर, इसी तरह ये एक रोड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भागते हैं। उसको हमने 3 नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिया है? ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। ये आपने ध्यान में, अगर मैं एनर्जी लेवल कहूँ या शेल कहूँ या ऑर्बिट कहूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन तीनों का मतलब एक ही है। वो क्या मतलब है? ऑर्बिट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, भागते हैं। अच्छा, लेट कर लो, मैं कहता हूँ एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पहला ऑर्बिट है, ये आपका घर है। पहला एक समझाने के लिए, ये घर है, आपको रोजाना के मिलते हैं जी, यानी कि 50 रुपये या 100 रुपये। तो आप भेज दें फिर उनको, क्लास नहीं लेनी राइटिंग की। हाँ जी, जो लेना चाह रहे हैं उनको रोक लें, बाकी। अच्छा, अब ये जो लेट करो, ये पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपका घर है फॉर एग्जांपल, तो आपको रोजाना के मिलते हैं 100 रुपीज़। तो आप घर के अंदर ही रहोगे, घूमते फिरोगे, साथ वाली गली में चले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ही है। अच्छा, आप लोगों को अगर पैसे मिल जाते हैं ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, लेट करो आपको मिल जाते हैं जी 50,000 मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? आपको ये एनर्जी मिली, सूरज, सन आया कोई, यानी कि कोई आपके लिए फेवरेट आया, उसने आपको एनर्जी दी। एनर्जी वेव की शक्ल में होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, यानी आपको एनर्जी दे रहा है। आपको एनर्जी दी, जब आपको 50,000 मिलेंगे, क्या आप घर में रहोगे? आप जंप करोगे, जंप करके
आप घर से निकल के मरी चले जाओगे कि मरी जाए को भाई। आ रही बात समझ? यानी कि जब इंसान को एनर्जी मिलती है तो वो कम एनर्जी लेवल से, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो कम एनर्जी लेवल से जंप करता है। तो अब आपको समझ आई कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जज़ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू द। इसकी दूसरी बात देखो, लादी बात जब एनर्जी जज़ब करेगा तो 5 एनर्जी पहले है तो 9 पे जाएगा, फिर लादी बात वो कहाँ पे जाएगा? नहीं, जो ऑर्बिट होता है हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। अगर उसने 5 से 9 पे जाना है तो लाजिम बात है उसको 4 एनर्जी जज़ब करनी पड़ेगी, और 5 से 4 पे जाना उसको एनर्जी कितनी जज़ब करनी पड़ेगी? 4। आगे बात समझ यहाँ तक। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, इट जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करता है तो कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले में छलांग लगाता है और वहां पे जाके मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करता है तब वो जंप करता है कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में। तो अब इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई। क्या बोलते हैं? डेल्टा का मतलब चेंज, ई का मतलब एनर्जी। तो हमेशा ज़्यादा वाले में से, तो E2 ज़्यादा है E1 कम है तो E2 माइनस E1 नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो होते हैं एनर्जी इसको एच म्यू बोलते हैं। एच म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। असल में जो सूरज है ना, सूरज की रोशनी जो आ रही है, जो इस वक्त भी सूरज की रोशनी आ रही है माशाल्लाह जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये असल में एनर्जी की जो शक्ल है इसको एच म्यू कहते हैं। ये एनर्जी निकालने का तरीका है। ये एच क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है ये बोर्ड में एमसीक्यू होता है, और म्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। ये बोर्ड में एमसीक्यू आया हुआ है बहुत दफ़ा कि वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू, एच की वैल्यू आपको आनी चाहिए, वो कितनी है? 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। यहाँ तक समझ आ गई बात की? अच्छा, ये तो हो गया डेल्टा ई आपका हो गया। अच्छा, अभी थ्योरी देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, कम एनर्जी लेवल से, तो क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब एनर्जी। अच्छा, अगर वो ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले शेल में आए तो रिलीज करेगा। अब लेट करो ना, आप लोग काफी घूमे फिरे, 50,000 था आपके पास, जब 50,000 खत्म हो गया वापस किधर आ जाओगे? जितनी खोती। अच्छा, व्हेन इट जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल, तो इट रेडिएट्स एनर्जी या इट अमिट एनर्जी, रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को खारिज करेगा। यहाँ तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? नहीं? चलो गुड, शाबाश। अच्छा, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? प्लांक्स इक्वेशन से। ये प्लांक्स इक्वेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। इसके जरिए हम इसको ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से रह गया है। लास्ट पॉइंट देख लो इसको, ये थोड़ा समझने वाला है, इसको ज़रा ना प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। कहता ये एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये, अच्छा कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, अब बस ये आखिरी पॉइंट है। अच्छा, कहता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, कहता है कि ये अब आपको रेड जो रोड है उसके ऊपर भागते नजर आएंगे। अब वो ये कैसे पता चलेगा रेड वाले एरिया में भी ये रिवॉल्व करेंगे, ये येलो वाले एरिया में क्यों नहीं करते? क्वेश्चन ये है कि येलो वाले एरिया में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे इनकी जो होती है ना एंगुलर मोमेंटम, MV, मास और वेलोसिटी का जो ज़रब होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। और जब R रेडियस लगा देते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम।
यानी कि वो दायरे में घूमता है। आर और रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा दायरे का होता है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। कहता अगर आपका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो तो तब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम सकता है, अदरवाइज वो उस ऑर्बिट में, क्योंकि ये रेड लाइन के ऊपर ये जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की MVR और NH/2π ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों इसलिए रेड लाइन पे घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। और ये येलो वाले एरिया में क्यों नहीं घूम सकता? क्योंकि इस एरिया में इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू द NH/2π। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 या 4 हो तो फिर हमारा नहीं फिर भी नहीं होगा, ये उसका फार्मूला है, ये फिक्स फार्मूला है। अच्छा, n का मतलब होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ये पहला ऑर्बिट है तो n 1 है, ये दूसरा ऑर्बिट है तो n 2 है, तीसरा ऑर्बिट आएगा, यानी n का मतलब ऑर्बिट नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर, एनर्जी लेवल नंबर, शेल नंबर या क्वांटम नंबर। लेकिन जो बोर्ड में आएगा वो क्वांटम नंबर आएगा।